सभी को नमस्कार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आखिरकार है क्या, मतलब कि रिएक्शन होते कैसे हैं। ठीक है, इनका परिचय कि ज़ीरो ऑर्डर की क्या कंडीशन। ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता था भाई कि रिएक्टेंट, ज़ीरो ऑर्डर क्या था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट यानी क्या, मैं बार बार बताता हूँ, रिएक्टेंट यानी क्या। रिएक्टेंट में किसकी बात करते हो आप, वहाँ बात करते हो आप अभिकारक की। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ भी कर दो, कितना भी बदल दो, क्या था, यही तो था ना। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर दो, रिएक्शन के रेट पर, रिएक्शन की स्पीड पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो रिएक्शन किसका होगा, ज़ीरो ऑर्डर का। और अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर जो भी चेंज करो रेट ऑफ रिएक्शंस में, यानी कि अभिक्रिया की गति में, उतना ही चेंज आएगा। ठीक, यानी कि अगर कंसंट्रेशन 1 मोल से 2 मोल कर दो, जस्ट डबल कर दो, तो अभिक्रिया की गति वो भी क्या हो जाएगी, जस्ट डबल। वो भी क्या हो जाएगी, जस्ट डबल। तो ये चीज़ें होती हैं किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए। अब अगली बातों को समझते हैं यहाँ पर बखूबी से। वो क्या आती है, डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर। देखो डेरिवेशन कैसे करोगे भाई। सपोज तो जैसे आपके सामने एक रिएक्शन हो, ए कन्वर्ट हो रहा है पी में। ए क्या है यहाँ पर, ए है रिएक्टेंट यानी जो अभिक्रिया करता है, और पी क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट है। अब आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक पढ़ा है रेट ऑफ एक्सप्रेशन या फिर रेट इक्वेशन, और दूसरा आपने क्या पढ़ा है, पहला तो ये हो गया, और दूसरा आपने क्या पढ़ा है, रेट लॉ। मैं 2 मिनट के लिए रिवीजन लेना चाहता हूँ। रेट इक्वेशन क्या कहता है कि अभिक्रिया की गति, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट और आर ओ आर में जहाँ भी लिखूँ, आर ओ आर में जहाँ भी लिखूँ हमेशा समझिएगा वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की गति। वो ऑलवेज क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की गति। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा,
चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम। इसको क्या लिखा था भाई हम लोग? चेंज इन कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं? चेंज को किससे दिखाते हैं? डेल्टा से, कंसंट्रेशन को सी से और टाइम को डेल्टा टी से। ठीक। अब अगर मैं बात करूं अभिकारक के लिए, रिएक्टेंट के लिए क्या था? तो रिएक्टेंट के लिए क्या लिखा होता था? माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए यानी अभिकारक की सांद्रता कम होती है, इसलिए वहाँ पे क्या लगाते हैं? माइनस। और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखा होता था? प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। प्लस क्यों लग रहा है? क्योंकि प्लस ये दिखा रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और रेट लॉ में क्या लिखते थे भाई? रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ के अनुसार किसी भी अभिक्रिया की गति, रेट लॉ के अनुसार किसी भी अभिक्रिया की गति किस पे डिपेंड करती है? अभिकारक की सांद्रता पर, या फिर ROR बराबर के अब के रिएक्टेंट। ठीक है, जहाँ पर ये क्या था? रेट कांस्टेंट था। ठीक है भाई, तो दो बातें आ गई कि रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया को बताने के लिए मेरे पास, हम सबके पास दो नियम हैं। एक है जो रेट लॉ के अनुसार, जो ये कहता है कि अभिक्रिया की गति केवल किस पे डिपेंड करती है? अभिकारक पर। और दूसरा कौन सा? रेट इक्वेशन, जो ये है कि अभिक्रिया की गति किस पे डिपेंड करती है? सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। अगर अभिकारक है तो वहाँ चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस, क्योंकि वहाँ पे सांद्रता कम होती है। और अगर उत्पाद है तो वहाँ चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस, क्योंकि वहाँ पर सांद्रता बढ़ती है। अब मैं वापस आता हूँ इक्वेशन पर। हमने क्वेश्चन क्या लिया था? हम डेरिवेशन बना रहे हैं किसका? ए पी, यहाँ पे ए रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है, और ये क्या है? ज़ीरो ऑर्डर का। ठीक, तो अगर मैं ए का रेट लिखूं, ए का रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के दो तरीके हैं। अब अगर मैं रेट इक्वेशन के हिसाब से लिखूं, यानी कि रेट वेग समीकरण, तो वेग समीकरण के हिसाब से क्या आएगा भाई? यहाँ पर अभी बताया आपको, वेग समीकरण के हिसाब से आएगा यहाँ पर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर लार्ज डेल्टा है तो वो क्या होता है? एवरेज रेट है। डी ए माइनस डी टी। डी यहाँ पर क्या है? डी यहाँ पर क्या है? डिफरेंशियल रेट, डिफरेंशियल रेट है वो। ठीक, अब देखो, अगर मैं ए का रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से लिखना चाहूँ तो क्या लिखेगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी। और अगर एवरेज में लिखना चाहूँ तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। देखिए, सामान्यतः काइनेटिक्स में जितने भी डेरिवेशन हैं वो इस फॉर्म में हैं, जितने भी रिएक्शन वो किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। तो मैं डिफरेंशियल को ही लेकर आगे चलूँगा। तो एक चीज़ हमारे पास मिल गई कि अगर हमारे पास रिएक्शन हो ए पी, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक, ये क्या होता है? ये है रेट इक्वेशन। अब अगला, अगर हम बात करें रेट लॉ के फॉर्म में, तो रेट लॉ के फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसके लिए? वो होगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर, तो ज़ीरो ऑर्डर में कल लास्ट वीडियो में बताया था कि रेट लॉ क्या कहता है कि अभिकारक की सांद्रता की घात, पावर,
अभिकारक की सांद्रता की घात जो लगती है वही क्या होती है, उसका ऑर्डर होती है। अब हम पढ़ रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर, तो यहाँ पर क्या लिख जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ज़ीरो, यहाँ पे क्या लिखेंगे ज़ीरो, क्योंकि रिएक्शन किस ऑर्डर का है, ज़ीरो ऑर्डर का। अब इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मानता है इक्वेशन नंबर 2। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की गति है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की गति है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dA अपॉन dt इज इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, के ये लिख सकते हैं भाई, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो किसी भी मैथ क्या कहती है, अगर किसी की घात पे ज़ीरो लगा हो तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू के, ये लिख सकते हैं भाई। अब इस इक्वेशन को और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं यहाँ पर, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं यहाँ पर dA अपॉन dA इज इक्वल टू के डी टी। इसका यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, डी माइनस डी इज इक्वल टू के डी टी। इस पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, इस पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, प्लस डी ए माइनस के डी टी, ये तो मिलेगा ना। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं कहता हूँ कि अगर इक्वेशन 3 का इंटीग्रेशन किया जाए, इंटीग्रेशन किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर, हमको मिलेगा डी ए माइनस के डी टी, इंटीग्रेशन करने पर डी ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। ठीक, इतना मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स का याद करें तो अगर डी एक्स बराबर एक्स होता है, ठीक, तो अगर वो लॉ यहाँ पर अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई क्यों लगाया, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर हम यहाँ से निकालें किसकी, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं कह दूँ कि t बराबर क्या है, 0 है, t बराबर क्या है, 0, तो t बराबर 0 का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर देखें a इज इक्वल टू पी, तो अगर t बराबर 0 मान लिया जाए यानी कि समय या टाइम 0 हो, तो 0 टाइम पर रिएक्टेंट की सांद्रता क्या हो जाएगी, A0। 0 टाइम पर रिएक्टेंट की सांद्रता क्या हो जाएगी, A0। अब जब t0 माना है तो t0 मानने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है, जो हमको ये मिला, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, जब हमने समय को क्या माना, 0, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। यहाँ पर आई बराबर हमको क्या मिल गया, आई बराबर क्या मिलेगा, A0। अब इस A0 की वैल्यू को कहाँ रख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में रखेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन A इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0, कंसंट्रेशन माइनस के टी प्लस A0
ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 को आप कैसे लिख सकते हो? इक्वेशन नंबर 6 को कैसे लिख सकते हो? हमको क्या मिला? a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0। तो के टी बराबर क्या हो जाएगा? के टी बराबर क्या हो जाएगा अगर मैं इसको इधर ले आऊँ? के टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा? A नॉट माइनस ए। इसको कैसे लिख सकते हो? के इज इक्वल टू A नॉट माइनस ए अपॉन टी। यही तो होगा ना, A नॉट माइनस ए अपॉन टी। ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को बेसिक फॉर्म कहते हैं किसका? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। किसका? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। अगर इस इक्वेशन को मैं 2 मिनट के लिए बैक ले जाऊँ, अब वो सामने ही लिखा हुआ है। लिखा है क्या यहाँ पर कि a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0। अगर मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी से मानूँ तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर ये y a यहाँ पर आएगा। स्लोप कैसा है? माइनस के, तो वैसे होगा। इंटरसेप्ट क्या है? c, तो यहाँ क्या लिखोगे? a माइनस, और स्लोप क्या है? माइनस के। तो ये जो ग्राफ बनता है वो किसका बनता है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। c यहाँ पर इंटरसेप्ट c, a नॉट, y की वैल्यू a और माइनस के। ठीक, इतना मिल जाएगा। अब देखो, ये तो हो गया हमारा ज़ीरो ऑर्डर का पूरा डेरिवेशन कि ज़ीरो ऑर्डर का डेरिवेशन होता क्या है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके हाफ लाइफ के बारे में। किसके बारे में? हाफ लाइफ के बारे में। देखो भाई, एक शब्द आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ किसे कहते हैं? अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? हाफ लाइफ बराबर क्या होता है? वो टाइम जिसमें कोई भी चीज़ अपनी स्टार्टिंग वैल्यू का क्या हो जाए? हाफ हो जाएगा। वो अपने स्टार्टिंग टाइम का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक, वो अपने स्टार्टिंग टाइम का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी अगली चीज़, जैसे मान लो मैंने ये कहा ए पी, ये क्या है? अगर T0 जब समय ज़ीरो था तो इसकी अभिकारक की सांद्रता क्या थी? A0। जब समय T था तो अभिकारक की सांद्रता क्या थी? A थी। और जब समय T हाफ हो जाएगा तो अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी? A/2। अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी? A/2। या फिर और इसको अच्छे से मैं समझाऊँ अगर, तो उसको हम लोग कह सकते हैं A0/2। A0/2 की लिख सकते हैं भाई, क्योंकि देखो ध्यान से, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? वो टाइम जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टार्टिंग वैल्यू का क्या हो जाए? हाफ हो जाए। तो भाई अगर देखा जाए, जब समय ज़ीरो था तो ए का कंसंट्रेशन A0 मतलब समय ज़ीरो मतलब क्या हुआ? A0 वो कंसंट्रेशन है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। मतलब क्या है? क्योंकि समय जीरो है भाई। अगर समय जीरो हो तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, और जब समय टी है यानी रिएक्शन कुछ बीत चुका है, तो जो स्टार्टिंग अमाउंट है यानी कि जो प्रारंभिक मात्रा है वो क्या मानी जाएगी? T0 को। तो अगर मैं कहूँ हाफ लाइफ क्या है, तो हाफ लाइफ वही है जब अभिकारक A अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या हो जाए? आधा। तो जब प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा तो उसको ऐसे तो लिखेंगे A0/2। अब हमको ज़ीरो ऑर्डर का इक्वेशन क्या मिला वो देखते हैं। हमें ज़ीरो ऑर्डर का इक्वेशन मिला है यहाँ पर, ये देखिएगा। हमें ज़ीरो ऑर्डर का इक्वेशन मिला है K इज इक्वल टू A0 माइनस A अपॉन T,
भाई मैंने जैसा भी बताया, ए नॉट कौन सा अमाउंट है जब समय क्या था, ज़ीरो था, और ए कौन सा अमाउंट है जब समय क्या था, टी था। अब हमें समय क्या लेना है, अब हमें समय लेना है टी हाफ। अब हमें जो समय लेना है वो कौन सा लेना है, टी हाफ। तो वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या होगा, आधा। अब उसी को यहाँ पर आप रखो, जब एट टी हाफ, तो टी हाफ में क्या हो जाएगा क्वेश्चन, टी हाफ में क्वेश्चन हो जाएगा k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 बटे टी हाफ। ये हो सकता है बटे टी हाफ। अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो भाई, इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो इस चीज़ को लिखने का तरीका क्या है, सिंपल सा, वो ये हो जाएगा कि k इज़ इक्वल टू, अगर ए नॉट को कॉमन ले लें या ए ज़ीरो को कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/2 अपॉन टी हाफ। ये तो मिलेगा ना। अब अगर इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो क्या मिलेगा, टी हाफ ए नॉट माइनस ए नॉट, सॉरी माइनस नहीं लगेगा, ए नॉट 1 माइनस 1/2 1/2 बटे के, ये लिख सकते हैं ना भाई। ठीक, तो ये एक पहला फॉर्म हुआ हाफ लाइफ का। अब इसी चीज़ को अगर और अच्छे से लिख दें तो भाई हम यहाँ क्या लिख पाएंगे, यहाँ हम लिख पाएंगे कि टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। तो ये हो गया क्या आपका हाफ लाइफ, किसके लिए, फॉर ज़ीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर। ठीक, तो ये जो डिस्कशन हुआ ये था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, कि ज़ीरो ऑर्डर का डेरिवेशन क्या होता है और ज़ीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है। ठीक, आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार।